जब भी कभी हम एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें देखा गया कि भाई 100 नंबर का तो टेक्निकल पेपर है, मगर इसी के साथ साथ 100 नंबर का नॉन टेक्निकल पेपर भी आता है। और हम बात कर रहे हैं सीबीटी 1 की। तो टेक्निकल में तो ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि भाई हम कहीं ना कहीं डिप्लोमा से जुड़े हुए हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स बैकएंड पे हमारे चलते ही रहते हैं। या अगर हमने कहीं से बीटेक करा है तो बीटेक के दौरान भी हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मगर समस्या कहां आती है, डर कहां आता है, वो है नॉन टेक्निकल पोर्शन। रीजनिंग से डर लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, करंट अफेयर, इतने सारे सब्जेक्ट हैं और समझ में भी नहीं आता है कि कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आना चाहिए, ऐसा रामबाण इलाज लेके आना चाहिए कि नॉन टेक्निकल में सबसे पहले एक समाधान लेके आया जाए ताकि बच्चे उसमें कंफर्टेबल हो जाएं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा इंजीनियर्स वाला में दो एकदम खतरनाक से फैकल्टी हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं एसएससी जेई 2023 में, जिनका रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देखा और मुझे पूरा दिन लग गया उनको मनाने में। सो फाइनली वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी लोकेश सर को, और इसी के साथ साथ कुशल सर। तो एक रीजनिंग के महारथी हैं और दूसरे जो है वो जीएस के महारथी हैं। ये दोनों से पूरा का पूरा ज्ञान आज निचोड़ने वाले हैं ताकि नॉन टेक्निकल की समस्या दूर हो जाए। तो सर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत आभार इतनी प्रशंसा के लिए और हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैम प्लीज कि भाई आप दोनों रेडी हुए और ये जो सेशन हमारा होगा ये बहुत ही बढ़िया सेशन होगा। और हमने आई थिंक सर सुबह से मेहनत करी है इस पीपीटी को लेके, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कुशल सर कि इसको समझने के बाद बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल, मैं बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, रीजनिंग के लिए जो आप 25 से 30 दिन देते हैं, हाँ, वो पूरा निचोड़ आज हम 25 से 30 मिनट में आपको बता देंगे। बिल्कुल सर, कि वो एक महीना में क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लेके आए, विच इज डुएबल, लाया जा सकता है, बच्चे लेके आए हैं। बिल्कुल। इवन हम लोग यहाँ पर इस चीज की भी कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि आपको टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि इस बार जब हम लोग सेंटर पर विजिट कर रहे थे ज्यादातर बच्चों ने हमसे एक ही चीज बोली, सर टेक्निकल में टाइम लग गया, हम लोग नॉन टेक नहीं देख पाए, या नॉन टेक में देखना शुरू किया तो पता चला रीजनिंग में टाइम निकल गया, हम लोग जीएस नहीं देख पाए, और कहीं जीएस में किसी ने अपने इमोशंस में खो गया तो पता चला वो बाकी चीजें नहीं देख पाया। तो हम लोग उस चीज पर भी ध्यान देंगे। मैं 4 सिविल की शिफ्ट में इन्वॉल्व थी, 2 मैकेनिकल की शिफ्ट में इन्वॉल्व थी, 6 के 6 शिफ्ट में मुझे एक ही चीज सुनने को मिली, रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव था। तो भाई अगर पता चल चुका है और 24 में तैयारी करनी है तो भाई इनकी जरूरत है। और मैं चाहती हूँ सर आप ऐसा गाइड करो कि टाइम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे हैं, 200 सवाल हैं और उसको करना है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी रणनीति तो सर जरूर होगी कि हम उतना टाइम कंज्यूम ना करके पेपर को अच्छे से कराएं। बिना रणनीति के कहा, महाभारत का युद्ध में भी रणनीति ही डेली, आपने देखा होगा, सभी ने देखा है ना महाभारत, बिना रणनीति के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैम बात क्लियर है, आपने बोला था रीजनिंग और जीएस डिस्कस करना है, तो ये वाला पार्ट आप डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस है, हम एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाले मैम प्लीज। ठीक है सर। सो अगर हम बात करें एसएससी जेई सीबीटी 1 की प्रिपरेशन की, तो जैसे कि अगर कंप्लीट बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, मगर पेपर 2 जो है वो प्योरली टेक्निकल है और अभी रिसेंटली उसको सीबीटी 2 कर दिया गया है। तो उसकी बारी तो तभी आती है जब सीबीटी 1 में झंडे गाड़ दें। तो सीबीटी 1 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर की है, जिसमें आपको महारथी बनना ही पड़ेगा। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये भी 50 नंबर की है, इसमें भी आपको महारथी बनना पड़ेगा। और फिर बारी आती है जनरल इंजीनियरिंग, उसको तो इंजीनियर्स देख ही लेते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आज जो स्पेशली बात होगी ये 50 और ये 50, मतलब टोटल 100 नंबर को कैसे आसानी से ग्रैब करा जाए उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। 50-50 मार्क्स हो गए। और इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि 25% की यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है और टाइम बचाते हुए काम करना पड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आज के सेशन में कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर को बोलूंगी, लोकेश सर को, कि थोड़ा सा लास्ट 3-4 ईयर का क्या पैटर्न रहा है, क्या क्वेश्चन के मार्क्स रहे हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में क्या रहा। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर जैसा कि कुशल सर ने आपको पहले ही बताया कि महाभारत में
का एक मतलब पूरी रणनीति बनानी जरूरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल महाभारत में हमारे सामने अभिमन्यु का आता है। राइट। उसे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था पर बाहर निकलना नहीं आता था। तो इसीलिए नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। आपको किसी भी चीज में अगर आप, भाई सीधी सी बात है, अगर आप शेर की गुफा में घुस रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उससे फाइट करनी है। तो ये भी बिल्कुल ऐसी है, एसएससी जेई मुंह खोल कर बैठा है। अब या तो आपके कैरियर को ऊपर उठा देगा या फिर खा जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने कैरियर को ऊपर उठाना है, उस शेर की सवारी करनी है। तो एसएससी जेई वो शेर है जिसकी हमको सवारी करनी है। और सवारी करने के लिए क्या चाहिए, हमें वो रस्सी चाहिए जिससे उसकी गर्दन बांधी जा सके, और वो गर्दन यहीं पर पकड़ में आएगी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस साल में कितने क्वेश्चंस कहां कहां से उठाए गए हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर साल सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए, पर हमको ये चीज अच्छे से पता है कि हाँ काफी हद तक एसएससी उन चीजों को फॉलो करता है। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से इन्वॉल्वमेंट दिखती है हमको पेपर की, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के रख देता है। तो ये चीज हमको काफी हद तक हेल्प करती है। जैसे कि हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन इस बार हमको देखने को मिलते हैं, पॉलिटी में भी 4 से 5 हमको क्वेश्चन देखने को मिले, खासतौर से फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट से, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी से देखने को मिले। ज्योग्राफी में 5 से 6 क्वेश्चन हमको देखने को मिले, ज्यादातर रिवर्स, माउंटेन्स और प्लेन रीजन को लेकर थे, ठीक, प्लेटू को लेकर थे। फिर इकोनॉमी से ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा बढ़ने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर से इन्वॉल्वमेंट दिखता है, पर यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें, एक थोड़ा सा एक बच्चे से बोलते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं चीजें देखकर, कि लगता है सर ये करंट अफेयर का पार्ट है या इकोनॉमी का पार्ट है। जैसे कोई इंडेक्स पूछ लिया, तो यहाँ पे अगर प्रॉपरली डिवाइड किया जाए तो इकोनॉमी के पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारा साइंस वाला पार्ट है, इस बार ऐसा हुआ है कि साइंस वाले पार्ट में क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिले हमको। तो ये कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कि ये एकदम एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही पैटर्न है, बट ये कंपैरिजन के लिए ज्यादा बेस्ट है। फिर करंट अफेयर में 9 से 10 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है जिसमें हमारे 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। और स्टैटिक जीके में ज्यादातर कैसी चीजें उठाई हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में स्पेशली पूछ लिया, किसी अवार्ड के बारे में पूछ लिया, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया। तो इस तरह की चीजों को हमने डाला है कहां पर, स्टैटिक में। और स्पोर्ट्स से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थे। स्पोर्ट्स से डायरेक्टली तो सोचो कितने क्वेश्चन इस तरह से बने थे, अवार्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2021 का अगर आप लोग डेटा देखोगे तो यहां पर 2 से 4 है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आते हैं 4 से 5, इकोनॉमी में 1 से 2 आते हैं, साइंस वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं पर करंट अफेयर में देखें तो यहाँ पर 8 से 19 क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पर हम लोग ने स्टैटिक जीके को नहीं लिखा है क्योंकि पहले स्टैटिक जीके वाला पार्ट करंट अफेयर के साथ या फिर बाकी चीजों के साथ इन्वॉल्व हो जाता था। यहाँ पे हमने पहली बार स्टैटिक जीके को आपके लिए अलग किया है, ताकि आप आसानी से इन चीजों को क्या कर सको, अच्छे से समझ सको, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सको। और अगर हम लोग यहां पर बात करें 2020 की, तो यहां पे 4 से 5 आता है, ठीक है। और पॉलिटी में यहां पे आता है 4 से 6। अगर हम लोग यहां पर ज्योग्राफी की बात करें तो 7 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, इकोनॉमी की बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पे अगर हम लोग साइंस की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर क्लासिफाई कर रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बायो, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इवन बायो के क्वेश्चन इस बार भी ज्यादा थे, ठीक है, इस बार भी ज्यादा थे, पर कंपैरेटिवली पिछले साल से थोड़े कम थे। मतलब जैसे हर बार अगर बायो के क्वेश्चन 6 से 10 आ रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे वो 5 से 6 क्वेश्चन थे केवल। तो काफी हद तक बायो क्या हो गई है, कम हो गई। तो कहीं ना कहीं आप ये मत सोच रहे ना कि बायो पढ़नी नहीं है, पढ़नी तो वो भी पड़ेगी, क्या पता कौन सा क्वेश्चन सामने आ जाए। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे लिए रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए हमारे कुशल सर सामने आ चुके हैं, तो वो बताएंगे आपको। हम एक एक करके चीजों को बताएंगे ताकि वो आपके लिए मोनोटोनस ना हो जाए। Exactly. लोकेश सर अभी फिर से आएंगे, थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में सुनिए। देखिए रीजनिंग क्या है, रीजनिंग जब से आपका जन्म हुआ तब से आप रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस शायद आपको पता नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, यहां भी एक रीजन होगा कि कुछ पता करना था तो लैपटॉप खोल लिया और कुछ अच्छा दिख रहा है तो यू आर एंजॉइंग, यू आर लर्निंग समथिंग। सुबह सुबह एक गाना सुना था ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते, डायरेक्शन क्वेश्चन है ना। 2023 में 2 से 3 क्वेश्चन है। गेटिंग माय पॉइंट। क्लॉक, कैलेंडर, कैलेंडर कब पैदा हुए, कब शादी होगी, कब उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, कब रिजेक्ट कर दिया, सारी चीज कैलेंडर है। हाथ में घड़ी है ना, क्लॉक है। अब 2 सुइयां हैं, चलती है ना, तो जब चलेंगे तो डिस्टेंस कवर करेंगे ना। और जब 2 लोग आगे पीछे होंगे तो एक रिलेटिव डिफरेंस होगा ना, तो कोण बनेगा ना। सो दैट इज, तो स्यूडो सब्जेक्ट है, कभी नहीं पढ़ा, 10वीं में नहीं, 12वीं में नहीं, डिप्लोमा में नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं, डिग्री में नहीं, लेकिन अभी चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक बनने के लिए, और हाँ उसी दौर, उसी बीच, उसी बैंडविड्थ में सरकारी इंजीनियर भी आता है, जिसके लिए आप विचार कर रहे हैं, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन से गुजरना होगा। डिफरेंट एग्जामिनेशंस में वेटेज ऊपर नीचे होते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम एसएससी जेई की ही बात करते हैं,
50 क्वेश्चन। वो संजय दत्त का डायलॉग याद है ना, 50 तोला, कितना मतलब भारी भरकम। और सही बात है, मुझे तो ऐसा लगता है टेक्निकल वाले ऐसे ही परेशान हो। मैं तो कह रहा हूं 50 नंबर तो मेरे पास ही है ना। इसीलिए तो परेशान है। सो लाइक समझ है, स्यूडो सब्जेक्ट डेली यूज कर रहे हैं, तो आप घबराना, सबसे पहली चीज तो घबराना छोड़ दीजिए। देखिए इट्स लाइक शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति में बल होता है, दम होता है। बिल्कुल कुछ दिन पहले की बात है, अखबार में मैंने कहीं पढ़ा कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए चिता का, तेंदुए का गला रेत दिया। क्या वो तेंदुए से तेज भाग सकता था? नहीं। क्या उसके पास तेंदुए से ज्यादा ताकत थी? नहीं। बट ही वॉज जस्ट मेंटली पावरफुल। तो जिम में जाकर के 16 का डोला पे काम करने से बेहतर है कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, और उस मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा रीजनिंग। आईक्यू सुना होगा ना सबका, एक एक बैंड है 110 से 120 तकरीबन ऑन एन एवरेज। अब हाँ, आइंस्टाइन का तकरीबन 200 के पास था। तो हम एक एक बैंड में पैदा होते हैं, इसको बहुत नहीं बढ़ाया जा सकता है, बट रीजनिंग से थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। एनोलॉजी, हिंदी में बोले तो समानता। क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोले तो विजातीय छांटना, ऑड वन आउट। तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दिनचर्या में? अब मैं कह दूं समोसा, बर्गर, पिज्जा, भूख लग रही है ना, और फिर मैं कह दूं सोफा, तो आप कहेंगे ना कि अच्छा समोसा, बर्गर, पिज्जा, भूख लगा था, सोफा, बैठने का मन कर गया। सो दैट इज क्लासिफिकेशन, यही है ऑड वन आउट। आपने तीनों को क्या किया? अब देखो गलती क्या है, यहां पे आपने सोच लिया कि समोसा, बर्गर, पिज्जा खाने की चीज, सोफा अलग, बड़ा इजी था। बट जब नंबर्स इसके बारे में हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन में और कितने टाइप्स हैं। तो एक छोटी सी चीज होती है कॉमन प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी। अब गलतियां कहां होती हैं? आप यूनिक प्रॉपर्टी पे आंसर देते हैं, एग्जामिनर को पता है आप कहां गलती करने वाले हैं। तो इन चीजों पे हम विचार करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। एनोलॉजी, समानता, तो करते हैं ना भाई कंपेयर, हर जगह समान बनाने की कोशिश करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पजल, अगेन पूरा मानसिक गेम है, पहेली कहते हैं इसको हमने। बैठन व्यवस्था, यहां से आप वेटेज देखिए, एक गुड होल्ड कर रहा है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डेली यूजेस में आता है। वर्ड फॉर्मेशन, अगेन बेस्ड ऑन योर वोकैब। तो रीजनिंग में अच्छा होने के लिए कहा यह जाता है कि आपका जीके, जीएस, आपका इंग्लिश और मैथ्स वो अच्छा है। आपका मैथ्स आपका अच्छा है, आप इंजीनियर लोग हैं भाई, आप वो हैं जो एक रात में पेपर निकाल चुके हैं, सो घबराइए नहीं, अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग। वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी का यूज होता है, इस पे विचार करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, अगेन कोडिंग डिकोडिंग क्या है? अब लेट सपोज आप सीपीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बन गए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोकल माफिया आ गए, उन्होंने क्या बोला कि भाई बालू तो हमसे ही लेना होगा, सीमेंट तो हमसे ही लेना होगा। अब आपने क्या विचार किया कि अब ये चीज, अब आपकी टीम कितनी है? 10 लोग, 12 लोग। वो कितने लोगों के साथ आया है? 50 लोग। अब आप अपने बॉस को अगर ये फोन करते हैं कि उसने धमकी दी है कि रात 2 बजे हमारा जो भी माल है वो सब लूट के ले जाएगा, तो ये डायरेक्ट आप मैसेज पास ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके आदमी आपके बीच भी होंगे। तो आप चीजों को कोड करके बॉस को बताएंगे। लेट सपोज बॉस रात 2 बजे पराठा खाने आ जाना। अब आपका बॉस भी इसी एग्जामिनेशन को पास करके आपका सीनियर बने हैं, ऐसा नहीं है, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो मस्त नहा धो के चंदन उंदन लगा करके पहुंच गए, पता चला आपके साथ आपके बॉस को ही उठा के वो लोकल माफिया ले गया। सो दैट इज चीजों को हाइड करना, कोड में डालना, इसका बेहतर इस्तेमाल मिलिट्री और इंटेलिजेंस वाले लोग करते हैं। ब्लड रिलेशन, अगेन सुबह सुबह डेली प्रणाम पिताजी, वो एक भय भी रहता है ना कब थप्पड़ आ जाए, मतलब रियलिटी है भाई, फादर के साथ बाप बाप होता है, सिंपल सी बात। तो हम डेली यूज कर रहे हैं ना ब्लड रिलेशन। सिलोजिस एक नया सा चीज है, इसके बारे में बेहतर होगा हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेटर, अगेन बॉड मास पे बेस्ड है, बचपन में सीखा था, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। तो बस बच्चा वाला चीज, 2 से 3 सवाल। इधर आ जाए क्रिटिकल रीजनिंग, बस नाम ही क्रिटिकल है, मतलब वही बात, मैं दिखने में खतरनाक हूं नहीं, तो बस इसका नाम ही क्रिटिकल है बहुत आसान, पेन की इस्तेमाल ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं होता यहां पे। और 2 से 3 सवाल आपको यहां भी देखने को मिलते हैं। सीरीज 2, 4, 6, 8, अब आपके दिमाग में आ गया ना 10, फिर आ गया 12। अब जिंदगी भर लिखते रहोगे, ये सीरीज कभी खत्म नहीं। तो बस श्रृंखला बनाना है ना, उस संयोग, उस योग को ढूंढना है, उस भाव को ढूंढना है, काम हो जाएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर, अब काउंटिंग आता है ना,
फिगर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इस पर डीपली हम आगे चर्चा करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग, डायग्राम वाले क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे कलम की आवश्यकता ही नहीं है, तो बेहतर है ना भाई, कलम नहीं चलाना है तो समय बचेगा। वेटेज तो देखो 10 से 12 नंबर यहीं से आते हैं। वेन डायग्राम, इसके बारे में बेहतर होगा, क्लास में विचार करेंगे। मिसिंग नंबर, अगेन पूरा कैलकुलेशन का खेल है, पहाड़ा स्क्वायर क्यूब से काम होता चला जाएगा। डाइस एंड क्यूब, बचपन में लूडो खेला था ना, आज भी खेलते हैं, बस डिफरेंस यही हो गया है, पहले वो बोर्ड होता था, अब फोन होता है, लॉकडाउन में ऐसा शुरुआत हुआ। क्यूब, अगेन रूबिक क्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। रैंकिंग कंपैरिजन, क्रम और तुलना, वैसे कहते हैं कि तुलना गलत है, एक कहावत है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, इफ यू आर डूइंग सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, कभी भी अपना तुलना किसी से ना करें, भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। क्लॉक एंड कैलेंडर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ अभी के टाइम यहां पर से थोड़े से वेटेज इसके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे के विचार के लिए नॉन टेक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022, 2020, 19, 18, 50 50 50 50 फिक्स है, कोई परिवर्तन इसमें है नहीं। तो जीएस पेपर के लिए फिर से लोकेश सर, मैंने क्या बोला था, कभी मैं कभी लोकेश सर, लामिया मैम भी है, चिंता मत कीजिए। चलता रहता है सर, जीवन का नियम है, एक के बाद एक। खैर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल केवल लिखकर बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक चीज क्लियर करके बताएंगे, कहां से कौन सा पॉइंट आता है, कैसे आ रहा है एग्जाम में, और आजकल जो एग्जामों में चीजें पूछी जा रही है वो क्या आ रही है। तो देखो हर एक चीज आपके सामने, हिस्ट्री में बात करें तो इंडस वैली का पार्ट आता है, ठीक है, हमारा वैदिक सिविलाइजेशन से पार्ट आता है, संगम एरा, साउथ इंडियन हिस्ट्री से नॉर्मल क्वेश्चन कई बार पूछना ही छोड़ दिया था एसएससी ने तो, और अब साउथ इंडिया की हिस्ट्री से ही उठा उठाकर क्वेश्चन डाल रहे हैं भाई। इस साल तो पूरे के पूरे पेपरों में ही लगातार हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में साउथ इंडिया से क्वेश्चन डाला है। ठीक, फिर बौद्धिज्म, जैनिज्म की बात करते हैं, कुषाण डायनेस्टी को लेकर बात की जाती है, मगध एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, जिसमें हर्षवर्धन पीरियड के बारे में बात करते हैं, जो राजपूत एरा था उसके बारे में। इस बार तो एक क्वेश्चन त्रिपक्षीय संघर्ष पे भी पूछा गया था, जो कभी पूछा ही नहीं जाता। ठीक फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, ठीक, फिर उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर आता है। तो ये तो खैर एक बहुत बेसिक से पार्ट है कि इनको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पार्ट और भी है, जो कहाँ का है, साउथ इंडिया का है, बहमनी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, वो भी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। चेर और चोल पांडे भी यहाँ पर पढ़े जाएंगे, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉलोनियल एरा जो इंडिया में शुरू हुआ, किस तरीके से यूरोपियंस आए, इंडिया में आकर एस्टेब्लिश हो गए, 1857 का रिवॉल्ट और अदर जो रिवॉल्ट थे, रमोसी रिवॉल्ट है, कभी नहीं पता चलता, कभी नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, अभिनव भारत है, कभी नहीं पढ़ते, मित्र मेला है, कभी नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक, फिर इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट, गांधीयन एरा, और साथ ही साथ क्या, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिपेंडेंस, यहां तक ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का पार्ट है। अब आप कहोगे सर इसमें से कुछ पॉइंट तो आपने बताए नहीं है, पर पढ़ेंगे सब कुछ, एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे सोलर सिस्टम आता है, अवर अर्थ आता है, अर्थ का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो रोटेट कर रही है, कितने एंगल पे बैंड है, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, सब कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पार्ट आता है, जो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी जो जमीन है, फिर उन्हीं की वजह से आने वाले अर्थक्वेक, उन्हीं की वजह से होने वाले यहाँ पर भूकंप, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वॉल्केनो है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर, किस रेंज में हमारे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, कहां पे हमारी ओजोन लेयर, इसके ऊपर क्वेश्चन था इस बार। ठीक है, पॉल्यूशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा क्यों पड़ रहा है समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फीयर पर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर ओशन एंड ओशन करंट का पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ओशन करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, कहां पर समुद्र का पानी गर्म है, कहां पे ठंडा है, क्यों ओशंस में भी ऐसा होता है, जबकि ओशन तो पूरा का पूरा एक है, क्यों सैलिनिटी कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। फिर कॉन्टिनेंट्स, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स उनके बारे में भी जानना जरूरी है, किस कॉन्टिनेंट में कितनी रिवर्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है, नाइल रिवर कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, कौन सी कंट्री में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, ओशंस का किस तरीके से डिवीजन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। फिर इंडिया की फिजियोग्राफी यहाँ पे पढ़नी जरूरी है। माउंटेन एंड प्लेटूज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। माउंटेन एंड प्लेटूज को लेकर भी इस बार बहुत क्वेश्चन थे, सीक्वेंस आई थी लगाने के लिए। ठीक है, फिर रिवर्स की सीक्वेंस आई थी कि आप भाई वेस्टर्न घाट में गिरने वाली नदियां, ईस्टर्न घाट में गिरने वाली नदियां, उनकी सीक्वेंस बताओ। साथ ही साथ जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। कोस्टल प्लेन्स के बारे में पूछा गया था कि इनको डिवाइड करो, किस तरीके से डिवाइडेड है, उनकी सीक्वेंस पूछी गई थी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाले प्लेन रीजन की।
फिर इंडियन सॉइल एंड वेजिटेशन को लेकर पूछा है भाई, रवि और खरीफ। इवन आप लोग इंजीनियर हो, आप लोग खुद इन्वायरमेंट पढ़ते हो, उसमें भी ये पार्ट आता है क्रॉप्स के बारे में। तो भैया ये वही तो चीजें हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आती है हमारी, बर्ड सेंचुरीज आती हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, उनके बारे में, इंडियन जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं। अब जैसे सीधी सी बात है भाई, जीआई टैग क्यों दिया जाता है किसी चीज को? जीआई टैग अगर किसी फसल को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? काले चावल को क्यों दिया गया जीआई टैग? ठीक है, किसी स्पेशल मैंगो की जो ब्रीड होती है उसको ही क्यों दिया गया जीआई टैग? तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। इस तरीके के फैक्ट्स को यहाँ पे जानना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे सेंसस को भी जानना जरूरी है यहाँ पे 2011 के, नो डाउट, क्योंकि अभी इस बार तो हुआ नहीं है, इस बार वाला जो होगा वो तो 26 में होगा। तो हमें यहाँ पे 2011 का सेंसस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस बार तो एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, किस तरीके से यहाँ पर चीजें आई हैं, किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट शुरू होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल के बारे में, हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा उसके क्या अधिकार हैं, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? आप कोई बुक मार्केट में खरीदते हो, आपको कैसे पता चलता है उस बुक में क्या कंटेंट है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? उसके पहले पेज पर लिखी गई प्रस्तावना को पढ़ के, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ के। और ये क्या, ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है जो हमें बताता है कि तुमको कौन कौन से अधिकार मिल रहे हैं एक आम आदमी होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते। फिर पार्ट एंड शेड्यूल एंड आर्टिकल्स को जानेंगे, क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कौन कौन से पार्ट हैं। फिर हमारी नागरिकता को लेकर, यूटीज को लेकर, किस तरह से किसी राज्य की सीमा निर्धारित होती है, हमारी नागरिकता किस तरीके से निर्धारित होती है, किस तरीके से हमको मिल सकती है, किस तरीके से हमारे से छीनी जा सकती है। फिर इसके अलावा हमारे अपने अधिकार क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। साथ ही साथ हमारे डीपीएसपी की कोई भी, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हो, वो आपका अधिकार है, पर कुछ काम आपके माता पिता स्वतः ही आपके लिए कर देते हैं, वो उनके डीपीएसपी है। यहां पर भारत के भी कुछ डीपीएसपी है कि हम भारत की भूमि में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो यहां पर भी क्या है, सरकार का, देश का भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो वो यहां पे बताया गया। साथ ही साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताया गया है कि आप कांड तो करके आए तो पर पनिशमेंट नहीं मिलती, तो वो क्या है, आपकी यहाँ पे ड्यूटीज आती हैं वो। ठीक, यहीं से आपको वो पावर मिल जाती है कि चलो थोड़ा बहुत तो मजाक उड़ा लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट के बारे में, किस तरीके से चुनाव होगा, कैसे कोई प्रेसिडेंट बनता है, ठीक, उसके क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे। फिर यहाँ पे आता है हमारे गवर्नमेंट के बारे में, सबसे ज्यादा पावरफुल। ठीक है, जैसे आपके घर में आपकी माँ सारी सारी शक्तियां अपने हाथ में रखती है, वैसे ही भारत की भी सारी शक्तियां कहीं ना कहीं किसके हाथ में दिखती है? हमें भारत सरकार के हाथ में दिखती है, पार्लियामेंट के हाथ में दिखती है। फिर आता है हमारा स्टेट के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। एंड देन उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं? ये वो बॉडीज हैं जैसे कि आपके शरीर में आपका पूरा का पूरा हाथ है, पर इस हाथ में इस नाखून का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी हड्डी का रोल है। तो उस तरीके से यहां पर भी जो बॉडीज हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि आपके आईएएस, आईपीएस। ठीक है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में है, पर यही लोग जब आगे पहुंचते तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बनते हैं जिनके बारे में हमको जानने को मिलता है। फिर आता है हमारा पंचायत, देन उसके बाद आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं हमारे। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं? अगर इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग का जो पार्ट आता है वो। उसके बाद हमें नेशनल इनकम को जानना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग स्ट्रक्चर को जानना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, और इसके बाद हमको क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानना होगा। देन इसके बाद आता है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर और जीएसटी के बारे में जानना होगा। फिर बजट और इकोनॉमिकल सर्वे, किस तरीके से बजट आता है, कैसे अलॉट किया जाता है, किसको कितना बजट मिला है। देन उसके बाद जो भी हमारी नेशनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जानेंगे। अगर बायो की बात की जाए तो बायो में सबसे पहले देखो, बायो में आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज, भले ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी थोड़ी सी एडवांस पूछ लेगा, पर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की खास बात यह 9th और 10th लेवल की पूछता है, तो इतना तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। तो यहां पर बायो की अगर बात करें तो सबसे पहले बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, वही 9th क्लास वाला टॉपिक, सेल और सेल डिवीजन। ठीक है, प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, वही फूल पत्ती, कौन सा रंग आता है, पत्तियों में हरा क्यों होता है, पीला रंग क्यों हो जाता है, किसी का लाल रंग क्यों होता है, वही सारी कहानियां। फोटोसिंथेसिस, डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक, ये पहले कभी नहीं पढ़ते थे, पर आजकल छोटी छोटी चीजें आ गई हैं, डीएनए, आरएनए, इन सब की फुल फॉर्म पूछ लेगा, किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ पे आता है एनिमल सेल और टिश्यूज के बारे में आता है। फिर यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट ये आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नो डाउट जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, भाई क्यों ना पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी। जब कोविड आया और हम लोग, पहले की आदत है कि भाई एक दवाई बनाने में 10-10, 20-20 साल, 100-100 साल लग जाते थे। कोविड आया, 2 महीने में दवाई तैयार कर दी। कैसे तैयार कर दी? बायोटेक्नोलॉजी। भाई एक बार सैंपल लिया, मशीन में डाला, उसने कई लाखों करोड़ों क्या रिजल्ट तैयार करके आपको सिस्टम में दिखा दिए। आपने जो बेस्ट रिजल्ट था उसको उठाया, उससे वैक्सीन बनाई और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हुआ ना? तो किसका कमाल है? बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। तो जानना जरूरी है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, फिर आपका जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंडोक्रेटिक सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ये सब जानेंगे। वायरस एंड जो बैक्टीरियाज एंड डिजीज है उनके बारे में। एंड फाइनली उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके शरीर को जो जरूरत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो क्या है? विटामिन, मिनरल्स, फूड सोर्स और चेन, इनके बारे में जानेंगे। और यहां पे अगर बात करें हम लोग फिजिक्स के बारे में, तो ऐसा यूनिट एंड एनर्जी। इसके बाद बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक पढ़ना है। मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, वेव, साउंड, इंस्ट्रूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के हिसाब से, वो सब जानेंगे। लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, कई बार पूछा जाता है। फाइबर को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आजकल जो इंटरनेट चल रहा है वो किस पर चल रहा है? वो उन्हीं फाइबर पे चल रहा है ना, तो वही चीज यहाँ पे आती है। फिर न्यूक्लियर पावर के बारे में आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, आपका मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स एंड अलॉयज आएगा, नॉन मेटल्स वाला पार्ट आएगा, एसिड एंड बेस वाला पार्ट आएगा, एंड उसके बाद आएगा आपका पीएच वाला पार्ट। और ये पार्ट सर आई थिंक केमिस्ट्री में भी कॉमन पार्ट Exactly, रहता है। हाँ, ये बिल्कुल पार्ट केमिस्ट्री जो का है, ही ये पार्ट है केमिस्ट्री वाला basically। ही पार्ट है आपका। ठीक है, जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सेम वही पार्ट था Same जो वही हम लोगों ने चीज़ वहां है। पे लिखा हुआ था। ठीक, तो एक साथ बताने से अच्छा हमको लगा कि चलो ठीक है, अलग भी करके दिखा देते ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला पार्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है हैंड सैनिटाइजर में किसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल का कितना परसेंटेज इस्तेमाल किया गया, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है। वहीं पर स्टैटिक जीके को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी जो होती हैं, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जरूर पूछेगा। जितने भी फोक डांस, क्लासिकल डांस, और इसके साथ साथ म्यूजिक भी पूछता है कई बार। ठीक, देन जितने भी फेमस इन्वेंशंस है, इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने इन्वेंट किया उन चीजों को, उनके बारे में जानेगा आप लोगों से। देन यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में। ये पार्ट हम लोग ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा आर्टिकल है, किस तरीके से काम करता है। देन जो भी डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके बारे में। इंडेक्स एंड जो भी रैंक्स आती हैं उनके बारे में पूछेगा। जो भी हमारे यूनाइटेड नेशन को लेकर क्वेश्चंस होते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हैं, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, मिसाइल्स हैं, उनके बारे में। स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पूछता है, क्योंकि आज के टाइम पर करंट अफेयर में इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी पूछेगा। और करंट अफेयर की बात करें तो देखो भाई, ये सीधा सीधा सा हिसाब है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो आपको मान के ही चलना है। एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको मान के ही चलना है। और अगर आप लोग 1 साल का तैयार नहीं भी कर पा रहे तो कोशिश करो कम से कम 6 मंथ तो आपको तैयार करना ही करना है। अगर इससे कम किया तो ये खतरे की घंटी हाँ। बज सकती और है। आई थिंक एसएससी जे 2023 में भी 2022 से काफी करंट अफेयर्स Exactly, पूछी गई है। बिल्कुल सही बात और है। यहाँ पर अगर हम डांस की बात करें तो बिहार का डांस, ये सारी चीजें भी Exactly, पूछी गई है। हाँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर मतलब इससे बेटर सिलेबस का क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता। बिल्कुल मतलब धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये deep है। काम सिर्फ हमारा नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान तो लामिया मैडम का ही है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। मगर सर अभी जाने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हम अगर यहीं पर हैं। बच्चा इतना सिलेबस देख रहा है ना, तो अब बच्चा घबरा चुका है। बिल्कुल। आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी स्टूडेंट को बिल्कुल। देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूं 2024 में नॉन टेक्निकल बाधा नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल। 23 में बच्चा पेपर दे के आया है, बहुत सारे बच्चों ने नॉन टेक्निकल पोर्शन भी अच्छा करा जिनको पहले से अंडरस्टैंडिंग थी, मगर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सर टेक्निकल में तो 80-80 नंबर लेके आए हैं, मगर नॉन टेक्निकल की वजह से उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि 24 के बच्चों के साथ हो। ठीक है, तो जीएस के बाद अब कुशल सर आप पूरा रीजनिंग का टॉपिक वाइज एक डिटेल्ड डिस्कशन स्टूडेंट के साथ कर लीजिए, ये ताकि तलवार वो भी आपके हाथ में कंफर्टेबल सर। हो जाए। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अब रीजनिंग का, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में टॉपिक बताया कि एनोलॉजी, आसान शब्दों में बोल के मैं निकल गया समानता। अब थोड़ा इसको डीप में जाते हैं। लोकेश सर ने मेरे अंदर भी वो आग लगा दी है।
कि एनोलॉजी में वर्ड, लेटर, नंबर, घबराइएगा नहीं, निदान है इसका। वर्ड पेयर, लेटर पेयर, नंबर पेयर, इतने टाइप के, इस मतलब इससे ज्यादा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह से सवाल है, नहीं, कभी है कभी नहीं है, और इनको सीखा जा सकता है। अगर आप ये सीख गए तो क्या शब्दों के बारे में आप नहीं जानते हैं? लेटर्स A to Z नहीं जानते हैं? बचपन में सिखाया गया था ना, ABCD। फिर हम बड़े हुए, ये भी सिखाया गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल। तो वी आर ओके विद दैट एज वेल। नंबर्स 0 to 9 में पूरा नंबर समा जाएगा। वर्ड पेयर, लेटर पेयर, नंबर पेयर, रिलेशन। तो अगर वेटेज की बात करें तो 17, 18, 19, 20, 22 और 23 कुछ इस प्रकार के एक एक सवाल आपको देखने को मिले। वहीं हम अगर अरिथमेटिकल रीजनिंग की बात करें, जिसमें अमूमन एक इंजीनियर अच्छा होता है। अरिथमेटिकल रीजनिंग मैथ्स का एक हिस्सा है। मैथ्स के 2 पार्ट है, अरिथमेटिक, एडवांस। एडवांस नहीं, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, और ये सारी बातें छोड़ दीजिए ना। अरिथमेटिकल रीजनिंग अगर करना है तो मात्र 2 टॉपिक आपको सीखना है, एक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। परसेंटेज और रेशियो से अरिथमेटिकल रीजनिंग में पूछे गए हर सवाल एसएससी के किसी भी परीक्षा के आप बना सकते हैं, और परसेंटेज और रेशियो सीखने से आप पूरी अरिथमेटिक का 70 to 80% क्वेश्चन बना सकते हैं। सो दीज 2 टॉपिक्स आर जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट, डिक्शनरी और लॉजिकल, 2 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं आपके। तो यहां से कुछ इस प्रकार से वेटेज पूछे गए। 2023 में एक डिक्शनरी से और एक लॉजिकल से पूछा गया था। आगे की अगर हम बात करें, ब्लड रिलेशन, अगेन मैंने आपको बताया दिनचर्या में इसका इस्तेमाल है। सिंपल, कोडेड, एक एक आज इस बार देखे गए। कोडिंग डिकोडिंग को इस बार बहुत तवज्जो दी गई है, और दी भी क्यों ना जाए, क्योंकि आपकी मानसिक क्षमता को सबसे ज्यादा ये टॉपिक बढ़ाता है। इट रियली वर्क्स ऑन योर IQ, जिसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही नहीं, उस नौकरी का सही निर्वाह करने के लिए। और मुझे लगता है सिर्फ आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हम सरकारी इंजीनियर बन जाएं, बशर्ते आपका उद्देश्य ये होगा कि सरकारी इंजीनियर बन के हम समाज के लिए कुछ करें, हम अच्छे पुल बनाएं, अच्छे बिल्डिंग्स बनाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको काम दिया जाए आप अच्छा करें। मतलब आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी ना, कि काम में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब घास काटने वाला बनो चलेगा, लेकिन अच्छा घास काटने वाला बनना ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब आपसे अच्छा कोई घास ही ना काट पाए, लक्ष्य मूवी का डायलॉग है, आप सभी कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो काम आप अच्छा निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा तवज्जो दिया जाना शुरू हुआ। क्लासिफिकेशन, जैसे एनोलॉजी के टाइप्स थे, वैसे ही वर्ड, नंबर, लेटर, और कुछ ये वेटेज आपको देखने को मिलेंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर से विगत वर्षों में प्रश्न नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको हम छोड़ सकते हैं, सिलेबस में है, सीखेंगे और इंटरेस्टिंग है। मतलब हम बस साल के बारे में सुनते हैं, क्या आपको पता है पहले 10 महीने हुआ करते थे, आज जो 12 है ना, कभी ये 10 थे। ये जो कैलेंडर की हम इस्तेमाल अभी के टाइम हम कर रहे हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसका शुरुआत 1582 से हुआ। उस कैलेंडर को बनाने में 6 साल लगे। 1576 में हेनरी ग्रिगोरी ने विचार किया और ऐसा हुआ। उससे पहले जूलियन, तो इंटरेस्ट आ रहा है ना। हमने बस ये सुना लीप है, नॉन लीप है। क्यों लीप है, इस पे विचार करना जरूरी है। क्यों नॉन लीप है? सो बीइंग एन इंजीनियर, मेरी जो समझ कहती है, आप जो है उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्यों है, इस पे विचार करेंगे। सो क्लॉक एंड कैलेंडर अगेन आपके कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगा और डेली यूजेस में इसका इस्तेमाल है। देन काउंटिंग, ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्ट्रेट लाइन एसएससी जेई में ठीक ठाक, मतलब 2016 में पूछा गया था, यहां पे मैंने ये नहीं डाला, उसके बाद से फिर नहीं पूछ रहा है। कहीं ना कहीं ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बीच में सवाल नहीं आ रहे थे, फिर से शुरुआत हो गया, और ये डेफिनेटली आएगा भी आएगा। वेन डायग्राम से 1-2 सवाल, मैथमेटिकल ऑपरेटर से इस वर्ष 3 सवाल, मिसिंग नंबर से 2 सवाल। तो ये एक और डीप योरा में हम जा रहे हैं। नंबर एंड वर्ड सीरीज से आप देख सकते हैं इस वर्ष 2 सवाल, कभी 2 कभी 1। वर्ड फॉर्मेशन, क्यूब्स एंड डाइस, एक सवाल। एम्बेडेड फिगर अगेन नॉन वर्बल का पार्ट है, डायग्राम की आवश्यकता, पेन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कलम के हो जाता है। फिगर सीरीज से 1 सवाल, मिरर इमेज से 1 सवाल, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 सवाल, 2 सवाल, मतलब कुल मिलाकर के 10 से 12। ये पूरा का पूरा नॉन वर्बल का पार्ट है, ये पूरा का पूरा नॉन वर्बल का पार्ट है। तो ये कुछ वेटेज है, और इस चीज को अगर आप दिमाग में रखें तो आपको समझ में आएगा, जो सिलेबस है किसी भी हिस्से को आप छोड़ नहीं सकते।
यू कैन नॉट स्किप एनी पार्ट। हर जगह से 1 2 हो ही रहा है। पैटर्न कंप्लीशन, सिलोजिज्म, वर्बल रीजनिंग, नंबर सेट, फिलर, सिटिंग अरेंजमेंट, अगर हम इसी साल की बात करें, और जहां तक मैं समझ रहा हूं 2024 डेफिनेटली इस पे डिपेंड करेगा, चीजें जैसे जैसे पूरा। अब कुछ समय के बाद आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 पे विचार करें। कहा जाता है कि 5 साल का प्रीवियस ईयर कर लो, अगले साल में सहयोग होगा। वी आर मेकिंग इट मोर सेफ। हम 6 साल पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ये वेटेज आपको देखने को मिला। अब बात है कि इतना डीप डिस्कशन, इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी चीजें हैं, होगा कैसे? अब आप यही कहोगे ना, ठीक है भाई, चावल दाल आटा चीनी सब ला दिए, चाय बनेगी कैसे, कितने समय में बनेगी? तो अगर इस पे हम विचार करें तो 2 से 3 महीने का समय आपको देना होगा रीजनिंग के लिए। मैंने अभी शुरुआत में कहा था ना कि 25 से 30 दिन में आप रीजनिंग के सिलेबस को कवर कर सकते हो। कवर करने का, सिलेबस कवर करने का अर्थ ये नहीं है कि आप रीजनिंग में निपुण हो गए, नहीं। उसमें आपको, अगर 1 महीने की क्लासेस आपने की है तो उससे 2 गुना या 3 गुना वक्त, डिपेंडिंग अपॉन योर आईक्यू, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, आपको इसमें वक्त देना होगा। अब दूसरा सवाल, कितना समय दें? 1 घंटा सफिशिएंट, मोर देन एनफ है। 1 घंटा आप डेली दीजिए, लेकिन डेली, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डेली खाते हैं ना, वैसे ही रीजनिंग को भी आप डेली, आपको वक्त देना होगा। इसमें बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, जरा सोचिए ना, आपकी उम्र 20 22 साल 23 साल तो मैम होंगी इन बच्चों की उम्र। तो क्या पहली बार जिंदगी में बुखार हुआ? क्या पहली बार जिंदगी में जुकाम हुआ? नहीं हुआ ना। बाकी सारा काम भी तो किया ना बुखार जुकाम में। तो बस ये भी काम करना है ना। 1 घंटा, कितना भी व्यस्त आप क्यों, भले आपकी शादी क्यों ना हो उस दिन, लेकिन 1 घंटा इसके लिए निकाल। बोलना कि वरमाला तभी डलेगा जब 1 घंटे का पेपर। सर शादी वाला दिन तो छोड़ दीजिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के लिए। अगर आपको लग रहा है ना 1 घंटा भी ज्यादा है, आप 30 मिनट भी दे लेंगे ना कंसिस्टेंसी के साथ। इसमें कोई संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब वही संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाली बात है। संडे हो या मंडे रोज करो रीजनिंग, बात खत्म हो जाएगा। अब लोकेश सर से अगर हम पूछे कि जीएस के लिए कितना वक्त चाहिए? बिल्कुल सर देखो, मैं यहाँ पर सीधी बात बोलूंगा, सर ने जो समझाया ना, बिल्कुल वही काम करना है। रिवीजन डेली करना है, प्रैक्टिस डेली करनी है। यहां पर तो हम लोगों ने आपको 2 घंटे दिया है, ये 2 घंटे मैक्सिमम टाइम है। इससे ज्यादा गलती से भी कभी जीएस की किताब को लेकर नहीं बैठना। अगर आपने इससे ज्यादा टाइम दिया जीएस को, समझ लेना बेड़ा गर्क। भाई मैं जीएस का टीचर हूं, जीएस के फैकल्टी बोलते हैं नहीं खूब पढ़ो, बहुत जीएस आता है। मैं बोलता हूं नहीं पढ़ो। आपने जहां जीएस में डूब गए ना, समझो फिर नाव कहीं और ही निकल जाएगी, फिर वो भवसागर पार नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। और ये 2 घंटे मैक्सिमम है। मैं आपको सीधा सीधा सा बताता हूं, इसे आप लोग 30-30 मिनट में डिवाइड कर लो और केवल 3 पार्ट में डिवाइड करो। केवल क्या करना है, 30-30 मिनट में आपको डिवाइड करना है इसको। केवल मैं कह रहा हूं 2 घंटे मत पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो और शिफ्ट में पढ़ो। किस में करो? शिफ्ट में पढ़ो। और शिफ्ट में करना किस तरीके से, सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप बीमार पड़ते हो, सर ने एग्जांपल दिया बुखार का, मैं आपको देता हूं इलाज। ठीक है, इलाज क्या है? डॉक्टर क्या बोलता है आपसे? दवाई दिन में 3 बार। आपको वही करना है, दिन में 3 बार रिवीजन करना है। आप सुबह उठे या आपने क्लास देखी, क्लास के बाद 30 मिनट या तो आप उन नोट से रिवीजन करो, या फिर अगर आपके पास कोई किताब है उससे रिवीजन करो 30 मिनट। उस रिवीजन के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाओ। तो पहले 30 मिनट आपके कवर हो गए। दूसरे 30 मिनट जब आप सोने जा रहे हो, तो सोने जा रहे हो, आप किसी के साथ मैसेज में बातें करते हो, आपको सब कुछ याद रहता है। वो मैसेज में क्या लिखा था, रात को कितने बजे गुड मॉर्निंग हुई थी, कितने बजे गुड नाइट लिखी थी उसने, आपको ये भी याद रहता है। तो आपको अब वो चैटिंग छोड़कर क्या करना पड़ेगा, वो 30 मिनट ये अपनी किताब, अपनी कॉपी को देना पड़ेगा और वो 30 मिनट पढ़ते पढ़ते सोना पड़ेगा। देखो हम लोगों को मूवीज में दिखाया जाता है, पुराने जमाने में हमको पता चलता है, हमारे बाप दादा बताते थे कि भैया हम तो रात में किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, पर अब हमको देखने को नहीं मिलता। पर हम करके दिखाएंगे। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, फिर से 30 मिनट अपनी किताब, अपनी कॉपी या नोट्स जो आपने बनाए उनको दोबारा से पढ़ना है। एंड सेम यही काम आपको सुबह भी करना है। सुबह आप उठते हो, फ्रेश होते हो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग किसी और को बोलते हो, नहीं, अब तुम गुड मॉर्निंग यहां बोलोगे। अपनी किताब कॉपी को उठाओ और 30 मिनट फिर से रिवीजन करो। ये चीज आपको 30-30 मिनट की दवाई की तरह से रोज लेना है, रोज करना है ये काम। अगर आपने ये काम कर लिया, आपको बिल्कुल भी दोबारा कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक बार इस सीक्वेंस को बना लिया, इस कड़ी को अगर आपने पूरा कर लिया तो 6 महीने में ये भवसागर पार करवा देगी। जीएस कोर अगर आपने रिवीजन फॉर्मेट में, देखो जीएस में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की और आपकी शार्प हो जाएगी। ना तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ना मैथ है, ना रीजनिंग है, और ना ही ये कोई टेक्निकल वाली टर्म्स हैं जिनको आप लोग बार बार रिवीज कर लो या फिर उनकी प्रैक्टिस कर लो इक्वेशंस की। नहीं है, ये कंप्लीट एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आप लिखकर कितना याद करोगे इसको? आपने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। हमारे पुराने टाइम में एक स्मृति और श्रुति वाला फॉर्मेट था, तो सेम वही आपको स्मृति और श्रुति का क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर मैं एक छोटी सी चीज आपके Yes, साथ ma'am. डिस्कस Please, करना चाहूंगी। एक बिल्कुल, ma'am. इंजीनियर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, जी। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं चाहूंगी कि उस कंडीशन को ध्यान में रख के आप एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दें जीएस के लिए भी और रीजनिंग के लिए सर भी। ने बहुत कुछ बता दिया सर, शॉर्ट में क्या करें? इंजीनियर जुगाड़ चाहता है, जुगाड़ आप बताइए। जी सर, अगर बिल्कुल। जैसे जुगाड़ कोई हम लोग यहाँ पे लेते हैं। Handwritten जुगाड़। हाँ अगर जैसे कोई बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, लेट अस सपोज कि वो हमारे अशोका बैच में एनरोल्ड है, क्योंकि अशोका बैच में सर रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, आप जीएस पढ़ा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और टेक्निकल भी हमारा चल ही रहा होगा। तो 2 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं, मतलब आज जैसे कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का टेक्निकल आ रहा है, तो 2 आवर्स की 2 क्लासेस तो बच्चा जो है टेक्निकल करता ही करता है, मतलब 4 आवर उसका टेक वाला पोर्शन चलता है। अब इस टेक वाले पोर्शन को 4 आवर जब बच्चा क्लास करेगा तो 2 घंटे उसमें और मान लेते हैं कि भाई उसको नोट्स भी बनाने हैं, क्विक रिवीजन भी करना है, तो यहां पर जनरली 2 आवर का आपका रिवीजन का पोर्शन हो जाता है। ये बात हो गई टेक्निकल की। तो टोटल मिला के हमारे पास क्या हो गया? 6 आवर हो गया। ऑन एन एवरेज सर अगर हम बात करें तो जहां तक हमें लगता है कि भाई 8 आवर्स या मैक्सिमम 9 आवर्स से ज्यादा क्लासेस डेली बेसिस पर नहीं जानी हो चाहिए। सकती, बिल्कुल। तो जनरली इंजीनियर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जब वो टेक्निकल में इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं तो नॉन टेक के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है। बिल्कुल हार्डली सही बात। अगर आप देखोगे तो नॉन टेक के लिए अगर टाइम देखा जाए तो ये टाइम जो बचता है 2 to 3 आवर्स बचता है। एंड आई थिंक आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी वो इसमें बहुत ही बेटर तरीके से एडजस्ट भी हो रही है, क्योंकि सर ने बोला कि बस 1 घंटा पढ़ना है और आपने बोला कि 1 से 1.5 घंटा, तो 2 से 3 घंटे इसमें आसानी से निकल आएंगे। इसके अलावा संडे होगी और जो बीच में फेस्टिवल्स वगैरह पड़ते हैं उसमें भी बच्चे को टाइम मिल बिल्कुल जाएगा। सही बात। तो मैं चाहती हूँ सर कुछ ऐसा इलाज बताओ इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करके बच्चा रीजनिंग और इसी के साथ साथ जीएस वाले पोर्शन में बेस्ट हो जाए। बिल्कुल मैम। तो मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर ये चीज सोच रहे हैं कि भाई सर हम लोग टाइम मैनेज कैसे करें, और नो डाउट मैडम ने बिल्कुल सही बताया है। हाँ। कि भाई अगर इतना टाइम आपने टेक्निकल में दे दिया, आप तो ऑलरेडी पजल्ड हो गए हो, आप बिल्कुल reality है सर, ये रहना ही रहना है। एग्जॉस्ट हो जाता है बच्चा इतना पढ़ते पढ़ते। तो भाई टेक्निकल चीजों में इसीलिए मैंने आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन क्या था? आपको 30 मिनट्स का क्या करना है? रिवीजन स्लॉट बनाना है इस तरीके से। ठीक है, क्या करना है? रिवीजन स्लॉट्स बनाने। और इसको मैं कहता हूं 3x6 वाला पार्ट, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया और 6 दिन रिवीजन किया, मतलब कि 3x6, 6 डेज। और एक दिन आपका बच्चा संडे, उस दिन आपका क्या करोगे? प्रैक्टिस सेट लगाओगे। क्या करोगे? प्रैक्टिस सेट। जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। और रिवीजन कभी भी सिंगल लेक नहीं होता, सिंगल डे रिवीजन कभी भी नहीं करना। हमको उस रिवीजन को क्या करना है? रोटेट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने आज हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट डे अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट। भाई एग्जैक्ट 30 मिनट लगेंगे जब आप उसको रीड आउट करोगे। पर सेम उसी टॉपिक को जब आप लोग शाम को या रात को सोते टाइम रिवाइज करोगे तो 100% अब टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले 30 मिनट लगे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, अब क्या हो जाएगा? वही टाइम आपका 25 मिनट्स आएगा। और आपका माइंड पता है क्या कहेगा? अरे अभी तो पढ़ा था, छोड़ना, अभी तो पढ़ा था, छोड़ना, हाँ इसके बाद ये वाली लाइन है, इसके बाद ये वाली लाइन है। आपका माइंड खुद क्या कर रहा है? आपको बता रहा है क्या क्या लिखा हुआ था बुक में। ठीक, अब आप सुबह उठ गए, जब आप एक तरह से सोते हो ना, तो आपका माइंड क्या करता है? आपको रिबूट करता है। तो ऐसे में काफी सारी चीजें क्या हो सकती हैं? मिस हो सकती हैं। पर आपको क्या करना है? यहाँ पे दोबारा से फिर से इसको रिवाइज करना है, सुबह उठते ही करना है। जैसे ही आपने सुबह उठते ही किया, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको स्ट्राइक करेगा, भाई ये चीज याद कर, ये चीज याद कर। और जैसे ही आपने वो चीज की, तुरंत क्या किया? आपके माइंड में फिर से एक चीज क्लिक करेगी कि हाँ यार इसके बाद ये वाली लाइन, इसके बाद ये वाली लाइन। तो ध्यान रखना, जब भी आपको रिविजन करना है तो 3 टाइम्स, यहां पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से याद आ जाए, 3 टाइम्स और 6 डेज। और सेम चीज जब आप दूसरे दिन रिवाइज करोगे तो वो टाइम क्या हो जाएगा? अब अपने आप ही 5 मिनट का रह जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन करोगे तो 1 मिनट में तुरंत याद आएंगी चीजें। तो आपको रिवीजन इस तरीके से करना है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अब मैं चाहूंगा आप मेरे साथ रीजनिंग में भी चीजें मिले ताकि आपका रीजनिंग भी स्ट्रांग हो पाए। आपके सब्जेक्ट से ज्यादा
अच्छा बच्चे मेरे सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे। और बिल्कुल सर। मैं ये चाहती हूँ कि आपका नॉन टेक चले मगर मेरा टेक नहीं हिलना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया नहीं, उस चीज मैंने को। देखो बीइंग एन इंजीनियर, मुझे बीटेक करके मन नहीं भरा तो मैंने एमटेक कर लिया। और फिर मैं निष्कर्ष पे आया कि कुछ नहीं हो सकता है, जुगाड़ ही काम आएगा। तो मैं एक छोटा सा जुगाड़ बताऊंगा कि टेबल, जिसके लिए बचपन में हम बहुत पिटाई खाए हैं ना, पहाड़ा जिसको कहते हैं, स्क्वायर, वर्ग, क्यूब, इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दिन में आप रट लेंगे, लेकिन वो आपका होगा नहीं जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो रीजनिंग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर यूज करना छोड़ दीजिए। गलतियां होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं गलतियां, देखिए भगवान ने हम सभी को इस दुनिया में गलतियों के लिए भेजा है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ गलती की। जा तू 4386 गलती करेगा, तो वो सारी गलतियां क्लासेस में कर लो ताकि परीक्षा के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस पे काम कीजिए, ये आपके कैलकुलेशन को सुधारेगा। और कैलकुलेशन के बेसिस पे तकरीबन 25 सवाल आते हैं, मतलब 50% काम यहीं से हो जाएगा। एनोलॉजी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, नंबर सेट, इन सारी जगहों पे काम यहीं से आ जाएगा। अब होगा बाकी चीजें, क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, वो सारी चीजें क्लास में। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के ये आपका अभी से लेकर के आप जब तक, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखें सुने, आप इस पे काम करना शुरू कर दें। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं क्लासेस में देख लूंगा, वो मेरी हेडेक है कैसे आपको क्या करवाना है। लेकिन बिना इसके 25, मतलब यहां पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स है ना उसमें कोई एग्जैक्ट ट्रिक नहीं है, कोई एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरी की पूरी खेल समझ की है। और वो तभी हो सकता है, मतलब वी एक्सपेक्ट कि आप इंजीनियर हो तो आपको 5 का पहाड़ा आता है, हम ये एक्सपेक्ट करके ही आगे चलते हैं ना। हम मान लीजिए हम रटवाते भी हैं आपको क्लासेस में कि भाई 11 का स्क्वायर 121, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं आप कष्ट में रहते हैं। तो मैम बस मैं यहीं पे विराम दूंगा, इससे आसान कॉन्साइज नहीं हो सकता है। इतना काम कीजिए, रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं, डुएबल है, बच्चे लेके आए हैं। ये तो तो ये- बहुत बड़ी बात है सर, आपने जो कही है कि 50 में से 50 नंबर, ठीक है, क्योंकि मैं जीएस में होकर भी ये नहीं कह सकता 50 में से 50 नंबर दिलवा सकता हूँ। हाँ, 40 नंबर तक की गारंटी है, पर 50 सर हम तो नहीं दिलवा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जीएस में अनएक्सपेक्टेड आएगा ही आएगा। तो सर बच्चों को पूरा वेटेज पता चल गया, इसी के साथ साथ कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन हो गया, इवन टॉपिक वाइज भी हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। इसके साथ ही साथ हमने ये सीखा कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किसमें कितना टाइम देना है, और टेक्निकल को पूरा ध्यान में रख के ये सारी चीजों का डिस्कशन करा। इसके बाद मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मतलब ये पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे ही डेफिनेटली, एक छोटा सा पॉइंट मैं और लिखना चाहूंगी। जैसे कि अशोका बैचेस में आप लोगों की भी क्लासेस है, तो पर्सनली मुझे पता है आप लोग कभी सजेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग थोड़े दूसरे लेवल के फैकल्टी हो। आपको पता है कि हमारे कंटेंट में वो बात है कि हमें कहना नहीं पड़ता है, बट हाँ ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि भाई मैम ये सारी चीजें जान ली मगर पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो अशोका बैचेस में तो सर लोगों का कंटेंट रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। तो अशोका बैच एक रेफरेंस है, इफ यू वांट तो आप यहां से क्लासेस कर सकते हो बिना किसी समस्या के। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो सर कुछ जैसे प्रैक्टिस बुक्स हो गई, तो प्रैक्टिस बुक्स के लिए क्या एसएससी जेईई पीवाईक्यू सबसे बेटर ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए? वो मतलब परीक्षा के लिए जो भाव चाहिए, भाव आप समझ रहे हैं ना, जो माइंडसेट, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर कोई भी जो दिखने में अच्छा लग जाए ना, वो किताब प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज उठाने में फायदा है। चैप्टर वाइज में फायदा है। लेट्स सपोज मैंने कैलेंडर पढ़ाया, अब अगर आपके पास सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो आपको ढूंढना होगा। कभी कैलेंडर अभी आपने देखा पिछले 6 सालों से नहीं आ रहा है, मैं वैसा एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्शन, तो आपको ढूंढना होगा डायरेक्शन के 2 सवाल। बट चैप्टर वाइज में फायदा क्या है, इंडेक्स देखा और आपको सारे 250-300 सवाल जो आज तक पूछे गए हैं सब कुछ मिलेगा। सो यू कैन गो फॉर एनी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। मेरे साइड से बस सबसे इतना। ज्यादा फायदा इसमें ये होता है सर कि जब बच्चा चैप्टर वाइज उठाता है ना, तो जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चंस उसको मिलते जाते हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी और प्रैक्टिस के हिसाब से भी। अगर दोनों हिसाब से देखें तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहता है कहीं ना कहीं। और सेम ये चीज मैं जीएस में भी बोलूंगा कि आप जीएस में भी सेम इसी चीज को फॉलो करो कि चैप्टर वाइज जो भी आपको बुक मिले, प्रीवियस ईयर मिले, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक मिले, आप प्लीज उसको रेफर जरूर करो। आपको जो पढ़ने में अच्छी लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी लगे, आप उसी को प्रेफर करो। तो कंप्लीट सिलेबस से लेकर स्टडी सोर्स से
से रिलेटेड हमने सारी चीजों का डिस्कशन कर लिया है। अब फिर भी जब भी कभी हम स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें जरूर याद होने चाहिए, वो हमेशा फॉलो भी होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि नोट्स मेकिंग कंपलसरी है। कई बार हमें क्या लगता है ना, नोट्स मेकिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हमारा समय बर्बाद हो रहा है, मगर अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बार बार वीडियो लेक्चर्स को देख के कैसे रिवाइज करोगे। तो नोट्स मेकिंग कंपलसरी है, आपको रातों में जग के भी नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, अपना संडे सैटरडे जितना भी आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है आप करो, मगर नोट्स जरूर बनने चाहिए। इसी के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना है, क्योंकि 2023 एसएससी जेईई एक जीती जागती मिसाल है कि बच्चों ने बोला कि भाई रीजनिंग में बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, और उस टाइम के साथ कोप अप आप तभी कर पाओगे जब आप इन दोनों चीजों पर काम करो। और काम कर कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके, रेगुलर बेसिस पर आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ साथ अपने आप को टारगेट दो। आपको पता है भाई 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आने हैं, तो आप क्या करो, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वीकली बेसिस पर अपने आप को टारगेट दो, टाइमर लगाओ 2 घंटे का, आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन निपटाने। हो सकता है शुरुआत में आप ना कर पाओ, मगर जैसे 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 आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उस स्पीड को मेंटेन कर लोगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, जो भी सर लोग, जब आप अशोका बैचेस में पढ़ोगे तो सर लोग बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं, अगर वही टिप्स एंड ट्रिक्स को आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लोगे तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि लोकेश सर ने बोला फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो 30 मिनट लगेगा, और उसी में अगर शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज कर लोगे तो आई थिंक 5 मिनट में ही वो सारी चीजें आपके पूरे दिमाग में घूम जाएंगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स पर भी काम करिए। इसी के साथ रिवीजन कंप्लीट सब्जेक्ट का बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेली प्रैक्टिस मस्ट है, थोड़ा थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा थोड़ा जीएस, सब मिला मिला के डेली बेसिस पर 5, 10, 15 क्वेश्चन करते जाओ, धीमे धीमे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाओ। यही प्रिपरेशन की रीत है, इसी को आपको फॉलो करना है, और टेस्ट देके अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करते रहो ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कहां पर हो। ठीक है, तो ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस फॉर द नॉन टेक्निकल, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बात करी। एट लास्ट सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। नहीं, बस इतना ही, ये निचोड़ था, ये बेस था, आधार था, इसको ध्यान में रख के अब आप क्लासेस कीजिए, आपका दिमाग खुलना धीरे धीरे शुरू होगा। धैर्य रखिए, सहज रहिए और आगे बढ़ते चलिए। बिल्कुल सही बात, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग आपके लिए ये वीडियो लेकर आए, इस तरीके से और भी बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ाने वाले वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको चीज़ों को आसान करके पढ़ना है, तो धैर्य बनाए रहिए जैसा सर ने कहा है। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम एक एक डाउट आपका रिव्यू करेंगे डेफिनेटली। वर्ड हम तीनों आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टीम, हम में से तीनों कोई आपको रिप्लाई करेगा डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।